याद है, हमारे तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, इनमें बहुत सारे लोगों को याद होगा 2017 से याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के फैसलों को याद कीजिए। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद काला धन से लेकर के भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज जब पीछे मुड़ के देखते होगे तो आप खुद महसूस करते होगे कि 2017 में जो नोटबंदी की थी, ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ना ही काला धन वापस आया है। डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लागू की, जीएसटी का फैसला लिया और ये फैसला ऐसा लिया गया, न केवल देश की जनता बल्कि व्यापारियों को बताया गया कि जीएसटी लागू हो जाने के बाद न केवल व्यापारियों की मदद होगी बल्कि हमारे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन बताओ, जीएसटी लागू हो गई, हमारे व्यापारी साथियों से पूछना, उनका कारोबार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया। और वो समय भी हम लोगों ने देखा जिस समय लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगा करके इन्होंने मजदूरों को अपने हाल पे छोड़ दिया। जो मजदूर महाराष्ट्र में, गुजरात में काम कर रहे थे, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि लोग अपने पैदल पैदल चल करके घर पहुंचे थे, अपना सामान रख के लाए सर पर। छोटे बच्चे थे तो पैदल चल रहे थे, चलते थे रुक जाते थे, खाना पानी किसी ने नहीं पूछा। और इस सरकार की गलत फैसले की वजह से ये लोग परेशान हुए और कई लोगों की जान चली गई। जब जान गई तो अगर किसी की मदद भारतीय जनता पार्टी ने की हो तो हमें बता दो। मरने वालों की अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोगों ने मदद करने का काम किया था। याद कीजिए कोरोना अभी बीमारी गई है। जब बीमारी आई तो लोगों को दवाई के लिए तरसना पड़ा। इनके परिवार, हमारे गरीब परिवारों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला, और जो सबसे ज्यादा जरूरी दवाइयां थी, ऑक्सीजन थी, सांसों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती थी ऑक्सीजन की, ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। जान गई कि नहीं गई बताओ आप। और आज भी संख्या सरकार नहीं बता रही है। अगर आज भी सरकार ने संख्या बताई हो तो बता दे कोई भी। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, सरकार अभी तक ये जानकारी नहीं दे पाई है कि कोरोना के समय कितने लोगों की जान गई है। इन बातों को इसलिए मैं बता रहा हूं, इन बातों को मैं इसलिए, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, वैश्विक महामारी, इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। अगर कोई पार्टी हो तो हमें बताओ आप। याद कीजिए, बड़े बड़े आयोजन हुए लखनऊ में और कहा कि उद्योगपति आएंगे तो उद्योग लगेगा, कारोबार होगा। 5 लाख करोड़ का उन्होंने हस्ताक्षर किए। न केवल 5 लाख करोड़ के हस्ताक्षर हुए, बल्कि डिफेंस का बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताया गया कि जिस समय
ये करार जमीन पर पहुंचेंगे तो मिसाइल से लेकर के बम उत्तर प्रदेश में ही बनेंगे। मैं इन बातों को इसलिए याद दिला रहा हूं कि आप जान लो, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। और इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे, जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोल रहा है, और जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। बताओ, झूठ बोल रहा कि नहीं बोल रहा? और याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। और जिस समय सत्ता में आ गए तो सब सरकारी हवाई जहाज भेज दिए, और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे हवाई अड्डे भेज दिए, पानी का जहाज भेज दिया, बंदरगाह भेज दिया, और रेलगाड़ी भेज दी। रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, और रेलवे की सब कीमती जमीन ये सरकार बेच रही है। बताओ, बेच रही कि नहीं बेच रही? और इसलिए बेच रही, नौजवान साथियों, वो पुरानी कहावत सुनी होगी आपने, न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी कौन देगा, रोजगार कौन देगा? इसलिए सब कुछ बेच दिया। और उनके जो बड़े वाले मंत्री हैं उनका तो सुन लिया होगा वो लोटपोट वाला बयान, कि जिसमें वो लैपटॉप दे रहे थे। वो जब से उन्होंने कहा है लैपटॉप देंगे, तब से जनता लोटपोट हो रही है। वो कह रहे थे कि इंटर पास करने के बाद जो 12वां करेगा उन्हें लैपटॉप मिलेगा। और जब से लोगों ने सुना है, इस लैपटॉप वाली बात को याद कर करके जनता लोटपोट हो रही है। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां पास करने के बाद जो 10वें में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप देंगे। और पहले ये प्रचार कर रहे थे, याद है, प्रचार कर रहे थे घर घर जाकर के, घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। पता नहीं पर्चा दे रहे थे कि थूक दे रहे थे। याद है कि नहीं याद है? ये पर्चा दे रहे थे कि थूक दे रहे थे, कि थूक बांटे दे रहे थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बीजेपी के लोगों से सावधान रहना। हमारे किसान भाइयों, आपसे वादा किया गया कि इनकी सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आप में से बताओ किसान भाइयों, कितनों की आय दोगुनी हो गई? और ये सरकार जो दावा करती है कि समय पर गन्ने का भुगतान हो जाएगा, हमारे किसानों का कई जगह पर गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। देहरादून से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड के लोगों की लिस्ट जारी हो चुकी है। यूक्रेन में फंसे हुए प्रदेश के 188 लोग हैं, जिसमें देहरादून के 39 हैं, हरिद्वार के 35 है, टिहरी के 11, पौड़ी के 19 लोग हैं, तो वहीं चमोली के 2, उत्तरकाशी के 7, रुद्रप्रयाग के 5, नैनीताल के 24, उधम सिंह नगर के 36, अल्मोड़ा का 1 और चंपावत के 4। साथ ही बताएं कि पिथौरागढ़ के भी 2 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो कुल 188 लोग, जिनमें से हम आपको बता रहे हैं वो संख्या किस किस जिले के कितने लोग हैं उत्तराखंड के यूक्रेन में जो फंसे हुए हैं। इस बीच आपको ये भी जानकारी दें कि टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 112
गृह विभाग ने ये जानकारी दी है। टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। टोल फ्री नंबर 112 पर मिली गृह विभाग ने दी है जानकारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पास टोटल 188 अभिभावकों के उनके पूरे जो विवरण आए हैं और जो उन्होंने ऑनलाइन और हमारे जो हमने टोल फ्री नंबर जो जारी किया है उस पर हमको मिले हैं। हम सभी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार से भी लगातार हम संपर्क में हैं, विदेश मंत्रालय के भी संपर्क में हैं, हमारा स्थानीय आयुक्त भी कार्यालय भी काम कर रहा है, यहाँ के हमारे अधिकारीगण भी लगे हैं, हम भी लगे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे सभी उत्तराखंड के जितने भी हमारे बच्चे हैं जो वहाँ किसी भी पर्पज़ से हैं, कोई पढ़ाई के पर्पज़ से, कोई अन्य पर्पज़ से, उन सभी को वापस लाया जाए और सबकी सुरक्षित घर वापसी की जाए। और आइए सीधे रुख करते हैं सुनील नप्रभात की तरफ। मेरे सहयोगी देहरादून से फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, आज विमान जो लौट रहा है शाम तक उसके यूक्रेन से, रोमानिया से भारत आने की खबरें आ रही हैं। जो 188 प्रदेश के लोगों की लिस्ट जारी की गई है, आज विमान में कितने लोग हो सकते हैं उत्तराखंड के, इस पर कोई जानकारी? देखिए, अभी ये निश्चित कह पाना भी मुश्किल होगा कि कितने लोगों को आज वहां से रेस्क्यू किया जा सकेगा, लेकिन इतना तय है कि करीब 188 के आसपास लोगों की सूची अभी प्रदेश सरकार को मिली है, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास अभी तक कोई ठोस आंकड़ा नहीं था कि उत्तराखंड के कितने लोग, कितने स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और ये भी बड़ा कारण है कि यूक्रेन में पढ़ाई के लिए उत्तराखंड से और देश के अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग मूव करते हैं और वही लोग वहां पर फंसे हुए हैं। तो अभी तक जो सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया, 2 अफसर को, नोडल अफसर यहाँ पर तैनात किया गया है कि जो परिजनों के बीच और यूक्रेन में फंसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे कांटेक्ट वहां पर हो पा रहा है उनसे कांटेक्ट करेंगे। इस आधार पर 188 लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो चिन्हित हुए हैं। और जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री को भी सुना कि पहली कोशिश ये है कि हर हाल में पूरी कुशलता के साथ यूक्रेन से बाहर लाकर उन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा सके। तो इसके लिए जो रोमानिया और पोलैंड के आसपास यहाँ पर तो यहाँ से विमानों के जरिए जो रेस्क्यू किए जा रहे हैं स्टूडेंट, तो बहुत उम्मीद है इसके बाद, क्योंकि उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोगों की नजरें प्रदेश सरकार पर है, तमाम टीवी चैनल्स पे हैं, पल पल की रिपोर्ट यहाँ से अभिभावक ले रहे हैं क्योंकि वो चिंतित है अपने बच्चों की कुशलता के लिए। तो मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है प्रदेश के लोगों को कि एक एक बच्चे को यूक्रेन से सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ठीक है सुनील, और इसी चीज को लेकर प्रीतम सिंह ने निशाना भी साधा था मुख्यमंत्री के ऊपर, लेकिन अब उनको जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन में फंसे हुए उत्तराखंड के नागरिकों की धड़कन अब बढ़ने लगी है। इंडियन एम्बेसी द्वारा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को पोलैंड बॉर्डर पर जाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद अधिकांश भारतीय नागरिक पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां बहुत ज्यादा जैम और भीड़ की स्थिति बनी है। ये तस्वीरें भी यही बयां कर रही है। देखिए किस तरह से माहौल पूरी तरह से अफरा तफरी का बना हुआ है। देहरादून की नमिता धीमान ने पोलैंड बॉर्डर से कुछ तस्वीरें जो भेजी हैं वो आपके सामने हैं। मेरे साथ लगभग 150 बच्चे यहाँ पोलैंड बॉर्डर के लिए निकले थे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग हम उस बॉर्डर पे पहुँचे, बट काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने की वजह से हम लोगों को बस और कैब जो हमने बुक किया था उन्होंने पीछे ही छोड़ दिया, तो हमें वहाँ से 20-25 किलोमीटर चलकर पोलैंड बॉर्डर पे पहुँचना पड़ा। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं यूक्रेन में युद्ध के बीच में फंसे हुए भारतीय छात्र बंकर के अंदर से न्यूज़ 18 को वीडियो भेज रहे हैं, सरकार से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। और जब हम फाइनली बॉर्डर से 10 से 20 मीटर प्लीज, ये हमारी रिक्वेस्ट है। किसी के परिजन को या किसी को जानकारी कि उनके व्यक्ति कोई वहाँ पर यूक्रेन में है तो वो 112 पे अपनी पूरी डिटेल वहाँ पर दे सकता है। इसके लिए एक नोडल टीम में पुलिस मुख्यालय स्तर पे और शासन स्तर पे बनाई जा चुकी है, जिसके माध्यम से आगे सेंट्रल गवर्नमेंट से या केंद्र सरकार से टच में है और आगे यथासंभव मदद के लिए उसमें प्रयास किए जा रहे हैं। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी में यतीन्द्रानंद के पत्र से बवाल मच गया है। यतीन्द्रानंद ने जेपी नड्डा को लिखा है ये खुला पत्र, प्रदेश नेतृत्व पर लगाया है आरोप मिसमैनेजमेंट का, भीतरघात का लगाया गया है आरोप। यतीन्द्रानंद ने सीएम धामी की तारीफ की। बीजेपी से लड़ चुके हैं चुनाव, 2009 में हरिद्वार से लड़ चुके हैं ये चुनाव, और अब ये पत्र जो लिखा गया है इसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यतीन्द्रानंद ने जेपी नड्डा को पत्र लिखा है, प्रदेश नेतृत्व पर आरोप लगाया मिसमैनेजमेंट का।
इस समय एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। बीजेपी में मुलाकातों का दौर जारी है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के आवास पर पहुंचे हैं सीएम धामी। पूर्व में सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुलाकात कर चुके हैं। ये बता रहे हैं आपको कि इस समय मुलाकातों का दौर चल रहा है। 10 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले ये मुलाकातों का दौर, जिसमें बीजेपी में मुलाकातों के दौर की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है। आप देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए।